हेलो गाइस व्हाट्सअप। क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू इकरा कोचिंग एंड गाइडेंस, जहां हम बात करते हैं यूपीएससी, सीबीएसई, आईसीएसई से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू रहेगा, जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th पार्ट 2। पार्ट 1 हम जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, और अगर टाइम मिला तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे उसके ऊपर। तो अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ करा दूं। इकरा कोचिंग एंड गाइडेंस, मैं आमिर, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से, और राइट नाउ आई एम परसुइंग एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मजीद जो भी वीडियो आप लोगों के सामने आती रहे उसका तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए फिर जो है शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की। तो आपने जैसा कि देखा होगा अभी, हाँ, हमने पार्ट 1 में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करा था, कितने टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के पीछे क्या रीजन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं। सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वो पहला वाला पार्ट जरूर देखें। तो अब जो हम बात करने वाले हैं, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ओम्स लॉ। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ओम्स लॉ के बारे में भी डिस्कस करें। तो लिहाजा आइए फिर ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ओम्स लॉ के बारे में। तो अगर मैं ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करता हूँ, तो बेसिकली क्या है ओम्स लॉ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इसकी डेफिनेशन दे रखी है। लेकिन खाली डेफिनेशन और उससे काम नहीं बनेगा, हमें समझने की भी जरूरत है। डेफिनेशन आप लोग खुद बना दोगे। ओम्स लॉ ये कहता है कि जैसे अगर फिजिकल कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब फिजिकल कंडीशंस होती हैं किसी भी कंडक्टर की। ओम्स लॉ जो है वो कंडक्टर्स में वैलिड है। पहली चीज तो आप लोग ये चीज याद रखें, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स पर वैलिड है। और उसका भी हम ग्राफ देखेंगे, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लिहाजा ओम्स लॉ जो है ये कहता है कि अगर जैसे कोई भी कंडक्टर है, उसकी फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब चीजें अगर उसमें कांस्टेंट रहती हैं, तो जो भी करंट कंडक्टर के अंदर जो फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि मान लीजिए जैसे ये एक कंडक्टर है, यहाँ पर हमने ये कंडक्टर लिया, तो इसकी फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर और प्रेशर ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगे। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आप इस पर अप्लाई करेंगे, तो करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो भी करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस उस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। पहले उसके लिए हमें ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है जो हमें करंट प्रोवाइड करेगी, जो पूरा एक वोल्टेज प्रोवाइड करेगी हमें। यहाँ पर हमारे पास जो है एक वायर है, यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह हम एक वायर ले सकते हैं, एक कंडक्टर ले सकते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने रियोस्टेट लिया है फॉर वेरिंग द वोल्ट, फॉर वेरिंग द रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस वेरी होता है इससे। फॉर वेरिंग द रेजिस्टेंस वी हैव द रेजिस्टेंस बॉक्स, वी हैव द रियोस्टेट फॉर वेरिंग द रेजिस्टेंस। देन हमारे पास जो है यह है, हमारे पास जो सीरीज में लगा हुआ है यह है एमीटर, ऑलवेज इट इज इन सीरीज। तो ये हमारे पास जो है सीरीज में जो है एमीटर है, और ये हमारे पास जो है वोल्ट मीटर है जो कि पैरेलल में है रेजिस्टेंस के। तो अब बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, जब भी हम यहाँ पर जो है इसको खोलेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे बैटरी को, तो ये जब बैटरी को स्टार्ट करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है फिर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। तो जो करंट यहाँ पर फ्लो करेगा वो क्या होगा, वो एवरी टाइम जब भी आप ग्राफ को प्लॉट करोगे तो करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो जब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो आई जो है हमारा v इंटू वन अपॉन आर हो जाएगा। वन अपॉन आर कुछ नहीं है, इट इज आर इज बेसिकली रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है v इक्वल्स टू आई आर।
ये हमारे पास जो है ओम्स लॉ आ गया। ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है और आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर जरूर किया होगा। तो ओम्स लॉ यही कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशंस कोई भी कंडक्टर की, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब जो है अगर कांस्टेंट रहें किसी भी कंडक्टर के, तो जो भी करंट फ्लो कर रहा होगा किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात नहीं करी थी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट कब आएगी? कंडक्टर में करंट तभी आएगी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पर एक वोल्टेज होगा, हमारे पास वोल्टेज होगा। और ये वोल्टेज का काम क्या है? वोल्टेज का काम है इलेक्ट्रॉन्स को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना। एक ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मूव कर रहे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं मेटल में, सो दीज आर रैंडमली मूविंग। तो ये मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। इसका काम ये होता है बैटरी का कि ये जो है वर्क करती है और जो है इन चार्जेस को एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में जो है इसे मूव कराती है, जिसकी वजह से करंट आती है अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात जो है आप लोग समझ लें इसे। तो V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू फॉर्मूला इसी से ही बनता है। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम चार्ज लेकर जाते हैं, जो वर्क डन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेकर जाने में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वोल्टेज। वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ के ग्राफ की। तो जब भी आप ओम्स लॉ के ग्राफ को प्लॉट करोगे तो देखो ये वी, यहाँ पर जो है हमने वोल्टेज लिया है, यहाँ पर हमने करंट लिया है। तो जैसे कि मैंने बताया फॉर कंडक्टर्स ओम्स लॉ का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर ये लीनियर ग्राफ आएगा ओम्स लॉ का, ये चीज आप लोग याद रखें, लीनियर ग्राफ आएगा। और रही बात अगर जो है मैं बात करूं इंसुलेटर्स की और सेमीकंडक्टर्स की, सो फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। वहां के लिए वैलिड नहीं है ओम्स लॉ। तो जैसा कि आपने देखा होगा 11th और 12th क्लास में आप पढ़ेंगे, जो सेमीकंडक्टर्स का जो ग्राफ आता है ओम्स लॉ का, जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं वो कुछ इस तरीके से बनती हैं। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ओम्स लॉ की, पीएन जंक्शन डायोड की, आप सब जो है उसको 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट हमारा कुछ इस तरीके से है। तो ओम्स लॉ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हुआ है, जिसका नाम है V इक्वल्स टू आई आर, जिसको हम V इक्वल्स टू आई आर के नाम से जानते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लें। और ये डेफिनेशन हमारे पास है, इसको भी आप लोग जो है ध्यान से बिल्कुल अपने माइंड में सेव कर लें। अब आगे की बात करते हैं। तो ओम्स लॉ समझ में आ चुका है क्या है। आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। सो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा 1/r इंटू वी, और V इक्वल्स टू आई आर हमारे पास आ जाएगा। सो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे हट चुका है। सो लिहाजा ओम्स लॉ का अगर ग्राफ देखें तो वो जो होता है वो आता है लीनियर एंड इट इज ओनली वैलिड फॉर कंडक्टर्स। तो ये वी आई का ग्राफ जो है वो बिल्कुल लीनियर ग्राफ आएगा एंड इट इज वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर्स। ये चीज हमेशा याद रखें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है हमारा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, तो आम भाषा में बात करें तो स्पीड ब्रेकर्स जैसे होते हैं। जैसे कोई गाड़ी चल रही है, जो गाड़ी चल रही है तो रास्ते में उसकी स्पीड कब हिंडर होती है? उसकी स्पीड तब हिंडर होती है जब रास्ते में उसको ऑब्स्टिकल्स आते हैं और स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है करंट, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारी करंट जो होगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, जाहिर सी बात है। तो करंट इस डायरेक्शन में आने वाली है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इन चीजों के पाथ में जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं इनके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इनके पाथ में एक रुकावट होती है जिसकी वजह से करंट अफेक्ट करता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही फिर करंट की वैल्यू में अफेक्ट आएगा, उतना कम फिर करंट होगा। और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा जो है हमारा करंट की वैल्यू होगी। ये चीज याद रखें आप। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रेजिस्टेंस जो है किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा जो है रेजिस्टेंस होगा हमारा।
जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा लेंथ होगी तो चांसेस हैं कि उतने ही ज़्यादा फिर नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़े और उनके बीच में फिर जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा बढ़े। तो जितनी ज़्यादा लेंथ है उतनी ही ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पर, आप इन लोगों को कंबाइन कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको ये मिलने वाला है, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद, कि ये जो होगा हमारा जो रेजिस्टेंस है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला हमारे पास बनकर आएगा रेजिस्टिविटी का, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनने वाला है हमारे पास। तो आइए फिर कंबाइन करते हैं इसको। सो कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 को कंबाइन करें, इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करें। जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो ये रो क्या है, रो के बारे में हम अभी बात करेंगे। दूसरे फैक्टर्स देख लेते हैं। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या नेचर है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है। अगर इंसुलेटर होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा, करंट जो होगा नहीं आएगी उसके अंदर। इसी तरीके से टेम्परेचर के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो हम बात कर लेते हैं रो की, कि रो क्या है। रो कुछ नहीं है, वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को हम जो है रो कहते हैं। सो दिस इज नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से लिखते हैं। आइए फिर रो के बारे में जान लेते हैं। स्पेसिफिक नाम से ही पता चल रहा होगा, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, स्पेसिफिक का मतलब कोई पार्टिकुलर एरिया हमने ले लिया, उसकी जो है रेजिस्टेंस, वही जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है या रेजिस्टिविटी कहलाती है। फॉर्मूला हमने लिया था आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो आपको यहाँ पर ये करना है कि रेजिस्टेंस को 1 ओम ले लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया है। हमें रेजिस्टेंस को यहाँ पर 1 ओम ले लेना है, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेना है और लेंथ को 1 सेंटीमीटर, सबको यूनिट ही ले लें। तो जो बेसिकली हमारे पास जो रो आएगा वो क्या होगा, बेसिकली उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। जो हमारे पास यूनिट आने वाली है वो आने वाली है या तो ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, लेकिन ऐसा यूनिट जो होगी वो ओम मीटर होगी। तो ओम मीटर हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा, एक रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी, एसआई यूनिट। सो बेसिकली क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ये होता है कि मतलब कोई पार्टिकुलर लेंथ ले ली, कोई पार्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, उस पार्टिकुलर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, कितना ज्यादा वो जो है एक करंट के फ्लो को अपोज करने वाला है कोई मटेरियल, उसको रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो जितनी ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी होगी उतनी ही कम वैल्यू होगी करंट की, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट का। अच्छा, इसी बेसिस पर हमने जो है कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को, सेमीकंडक्टर्स को, सुपर कंडक्टर्स को क्लासिफाई करा है। तो हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं। तो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स वही जो जिनके अंदर आराम से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें, करंट जो है आराम से फ्लो कर ले, वो कंडक्टर्स होते हैं। ये हमारी बेसिकली छोटी सी डेफिनेशन थी जो हम 8th क्लास के अंदर पढ़ा करते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होने वाला है, चीजें बदलने वाली हैं, वक्त बदलने वाला है, जज्बात बदलने वाले हैं और हालात बदलने वाले हैं। वो कुछ इस तरीके से कि अब हम जो कंडक्टर्स की बात करेंगे वो हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, ये चीज याद रखें। उसकी जैसे रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, इसकी जो है बेसिकली कंडक्टिविटी की होती है सीमेंस। तो सीमेंस पर मीटर। तो अब आगे की बात करते हैं। खैर, यहाँ पर अभी हम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की टर्म्स में बात करेंगे कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की टर्म्स में इनकी डेफिनेशन क्या होगी। तो आइए फिर बात करते हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की टर्म्स में। बड़े क्लास में आएंगे 12th क्लास में, उसमें हम बैंड गैप्स के टर्म्स में बात करते हैं कि बैंड गैप के टर्म्स में क्या कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होती है। सो कंडक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा हाई हो, बहुत ज्यादा हाई हो, और रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा लो हो। यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हैं, रो की वैल्यू देखिए कितनी ज्यादा कम है, 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर
8 ओम मीटर। और यहाँ पर देखें कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी ज्यादा है, 10⁻² से 10⁸ सीमेंस पर मीटर। तो वो मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी तो बहुत हाई हो लेकिन रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा लो हो, उनको क्या कहा जाता है, उनको कंडक्टर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स वो जिनके अंदर करंट फ्लो ना करे बिल्कुल भी, तो वो होगा इंसुलेटर। तो जाहिर सी बात है उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। तो अब क्योंकि रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है तो इसकी डेफिनेशन आप ये बना सकते हैं कि जिनकी रेजिस्टिविटी तो बहुत ज्यादा हाई हो और कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो हो, इवन नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी हो, तो उनको क्या कहेंगे, हम इंसुलेटर्स कहेंगे। तो इसकी जैसे अगर आप वैल्यू देखें तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है, जो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, किस मैग्नीट्यूड के बीच में रहेगी, आप देख सकते हो रेजिस्टिविटी कितनी ज्यादा हाई है इंसुलेटर्स में, 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर। और इसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी देखिए कितनी ज्यादा कम है इंसुलेटर्स की, वो है 10⁻11 से 10⁻19 सीमेंस पर मीटर। तो सोचिए जरा कितना बड़ा फर्क है, यहां पर उल्टा हो जाता है कंडक्टर्स के अंदर। अब सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स जो मटेरियल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की वैल्यू में होते हैं, ठीक है, मिड रेंज में होते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई इसमें दो राय नहीं है, बीच की कंडक्टिविटी होती है इनकी बिल्कुल मिड रेंज में रहेगी। तो यहाँ पर आप देखें रेजिस्टिविटी देखें क्या है, 10⁻⁵ टू 10⁻6 ओम मीटर, और कंडक्टिविटी देखें 10⁻⁵ टू 10⁻6 ओम मीटर सीमेंस पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं मटेरियल हो गए जो हम पहले पढ़ा करते थे। आज जरा थोड़ी एडवांस डेफिनेशन पढ़िए। अब आगे की बात करते हैं। एक और तरह के मटेरियल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है सुपर कंडक्टर्स। सो नाम से ही पता चल रहा है सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। सो एक तो कंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर रेजिस्टिविटी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा कम होती है। नेग्लिजिबल रेजिस्टिविटी तब हो जाएगी, बिल्कुल भी रेजिस्टिविटी ना रहे, जीरो रेजिस्टिविटी हो जाए अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो फिर उसके अंदर जो होती है इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। भाई कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी को हम जी से डिनोट करते हैं, वो होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेसिप्रोकल। जाहिर सी बात है रेजिस्टिविटी अगर जीरो हो गई तो ये जो है क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी ये इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जब ये इनफाइनाइट हो गई तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक बार जब करंट आना शुरू होगा तो ये बहुत टाइम तक रहने वाला है ये करंट, ठीक है। सो ये बेसिकली इनको कहा जाता है सुपर कंडक्टर्स, कि वो मटेरियल्स जिनके अंदर रेजिस्टिविटी हो जीरो और कंडक्टिविटी हो इनफाइनाइट, और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस पर ये चीजें अचीव होती हैं, मतलब रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है और कंडक्टिविटी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, जहां पर ये रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हमें अचीव हो जाती है किसी भी मटेरियल के लिए। तो इस फिनोमेना को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं और ये सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं जो मटेरियल्स ये फिनोमेना को एग्जिबिट करें। तो इनका यूज कहाँ कहाँ होता है उसको देख लेते हैं। पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के काम में आता है। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिविटी चाहिए, ज्यादा ताकतवर मैग्नेटिज्म चाहिए, तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास ताकतवर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए वहां पर सुपर कंडक्टर्स होते हैं ताकि हम पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकें। यूज टू ट्रांसमिट पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बड़े बड़े जो डिस्टेंसेस होते हैं वहां तक पावर पहुंचाने के लिए, ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना आए, वहां पर पावर पहुंचाने के लिए सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। मेमोरी और स्टोरेज एलिमेंट्स में इनका इस्तेमाल होता है। इसका जो पूरा टॉपिक है ये 12th क्लास में है, जो पूरा भरपूर करके जो है इसे पढ़ाया जाएगा वहां पर। लेकिन 10th क्लास के लिए थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट सुपर कंडक्टर्स रियली आर। तो यहाँ पर याद रखें कि वो मटेरियल्स जिनके अंदर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हो और जीरो रेजिस्टिविटी हो, दोज विल बी नोन एज द सुपर कंडक्टर्स। और एक बार इनके अंदर जब करंट आ गया तो बहुत मतलब ईयर्स तक रहने वाला है इनके अंदर करंट पे। तो इनका एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जहां पर ये कंडीशंस जो होती हैं वो अचीव होती हैं। आगे की बात करते हैं। अब रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो रेजिस्टर्स वही जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, जाहिर सी बात है। तो रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक हमारे पास होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
एक सीरीज हो गया और एक हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहते किसे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं अगर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपका हो गया जब रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्टेड हो। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं ये रेजिस्टेंसेस यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड वाला एंड इसके दूसरे वाले रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होगा। इसी तरीके से इसका सेकंड वाला एंड दूसरे वाले रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होगा। तो ये जो रेजिस्टेंसेस होते हैं, ये जो रेजिस्टर्स होते हैं, जब ये एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं तो इनको कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। मैं ये भी एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम जो है सीरीज को और पैरेलल को पहचान सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये दिक्कत आती है कि सीरीज और पैरेलल को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम जो है सीरीज और पैरेलल को पहचानने का तरीका भी देखेंगे आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल के लिए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इफ समवन आस्क यू व्हाट is the series combination of resistors, then what you have to tell them? You have to tell them that when the resistors are connected end to end and the current flowing through them is same, whereas the potential at every resistor will be different। मतलब हर जगह पोटेंशियल जो होगा वो डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये R1 है हमारे पास, ये R2 है हमारे पास रेजिस्टेंस 2, और ये हमारे पास रेजिस्टर 3 है, इसका रेजिस्टेंस है, मान लीजिए सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 V2 अलग अलग होगा, लेकिन करंट जो होगा वो सेम रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं करंट जो होने वाला है वो सेम होने वाला है और पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग हो जाएगा हमारे पास। सो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की थोड़ी और डिटेल में। तो करंट क्या रहने वाला है यहाँ पर, जाहिर सी बात है सेम रहने वाला है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है, वो डिफरेंट रहने वाला है हर उस पर रेजिस्टर पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो हम आगे की बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफरेंट रहने वाला है। अब इसी के बेसिस पर हम जो है क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आएगा, उसका क्या फॉर्मूला आएगा अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है अगर, तो मान लो कि ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर एन कनेक्टेड है, मतलब R1 कनेक्ट है R2, और ये जो सीरीज जा रही है वो Rn तक जा रही है, nth रेजिस्टर्स तक जा रही है। अब क्या होता है, हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बैटरी सोर्सेस को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक बैटरी सोर्स लगाते हैं जिसका जो एक हमें पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी, और यहाँ पर हम लगा देते हैं सब पर एक वोल्ट मीटर जो कि क्या करेगी, पोटेंशियल को मेजर करेगी। हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है। सो अब जाहिर सी बात है, मैंने जैसे कि आपको बताया था करंट तो सेम रहेगा, करंट हमारे पास सेम आने वाला है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह अलग आएगा। यहाँ पर R1 पे मान लेते हैं V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 पर मान लेते हैं V2 पोटेंशियल डिफरेंस है, और Rn पर मान लेते हैं V3 पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। सो एक काम हम ये करते हैं, अब ओम्स लॉ यहाँ पर लगाते हैं इस पर। तो लेट अस अप्लाई ओम्स लॉ। तो यहाँ पर अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमें इक्विवेलेंट क्या निकालना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जाहिर सी बात है करंट तो जो है सेम है, लेकिन रेजिस्टेंसेस जो है वो अलग है, ठीक है, V1 V2 V3। तो हमारे पास V इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, V1 से लेके अप टू V1 Vn तक हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। सो इसको हम अप टू Vn ले लेते हैं। अब जाहिर सी बात है V इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, I इक्विवेलेंट के, I इंटू आर इक्विवेलेंट। करंट तो सेम रहेगा, इसी तरीके से V1 हो जाएगा I R1
V2 हो जाएगा IR2, V3 हो जाएगा IR3। इसी तरीके से Vn कहां तक पहुंच जाएगा हमारा, IRn तक। सो लिहाजा आप क्या करेंगे, यहाँ पे I जो है हर जगह कैंसिल हो जाएगा अगर आप देखें तो अब ये I कैंसिल हो गया कॉमन लेने के बाद। तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट, मतलब अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, अगर सारे रेजिस्टेंसेस जो हैं वो कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। जैसा कि आप देख सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग लिहाजा पूरा जो डेरिवेशन है इसको आप नोट कर लें। बड़ी मेहरबानी हो आप लोगों की, इसको आप नोट जरूर रखें। अब हम आगे की बात करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, बिल्कुल सारे सब जितने भी रेजिस्टेंसेस होते हैं उनका सम का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, जितने भी आपके रेजिस्टेंसेस हैं। अच्छा, एक चीज आप याद रखें, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताता चलूं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर मैं आपको बताता चलूं, जैसे R1 की वैल्यू, यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंसेस ले लिए, यहाँ पर मैं 3 रेजिस्टेंसेस ले लेता हूँ। एक की वैल्यू 1 ओम ले लूँ, एक की वैल्यू ले लेता हूँ 2 ओम, और एक की वैल्यू ले लेता हूँ 3 ओम। अब मुझे अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास आएगा R इक्विवेलेंट, जो कि हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी, जाहिर सी बात है। सो R इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी। सो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सब इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं, R1 R2 R3 ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा बड़ा आता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से, ये हमेशा याद रखें। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा ये होता है, जो आर इक्विवेलेंट आता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो बड़ा होता है हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। जैसे कि ये 6 ओम है, जाहिर सी बात है 1 ओम से बड़ा है, ये 6 ओम है 2 ओम से बड़ा है, 6 ओम है 3 ओम से बड़ा है। तो ये चीज याद रखें। अब आते हैं बात पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। सो जाहिर सी बात है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट वाला इसके फर्स्ट वाले से जुड़ा हुआ है, इसका फर्स्ट वाला इसके फर्स्ट वाले से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट पार्ट से एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है। इसका फर्स्ट सेकंड वाला इसके सेकंड वाले से, इसका सेकंड वाला इसके सेकंड वाले से। तो जब एंड टू एंड रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड ना हो तो उनको कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये यहाँ उल्टा होने वाला है, यहाँ पर करंट जो होगी वो डिफरेंट होगी, करंट डिफरेंट होगी हमारे पास, और पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल वो सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। सो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जो होगा हमारे पास अक्रॉस द रेजिस्टर्स वो सेम रहेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो हम आगे की बात कर लेते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है वो सेम होने वाला है हमारे पास। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की जरा थोड़ी बात करें। अब हम यहाँ पर एक जो है, फिर हम यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं करंट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, अलग होने वाला है। तो हम एक काम ये करते हैं, इक्विवेलेंट जो हमारे पास करंट आएगा, करंट क्योंकि इस बार डिफरेंट है तो हम लेंगे इक्विवेलेंट करंट को I1 प्लस I2 प्लस अप टू IN तक ले लेते हैं हम इसे। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ओम्स लॉ लगाएंगे तो I जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट के, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा। सो I1 हो जाएगा हमारा V अपॉन R1, I2 हो जाएगा हमारा V अपॉन R2, और IN हो जाएगा हमारे पास
V अपॉन आर एन। सो यहाँ पर v को आप कॉमन लोगे तो हमारे पास ये v कैंसिल हो जाएगा, दिस विल कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। मतलब अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री अप टू जहां तक nth रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐड होता रहेगा, प्लस 1 अपॉन आर एन। ये रेजिस्टेंसेस कितने भी हो सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन यहाँ पर हमने ड्राइव कर लिया है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमने तीन चीजें ड्राइव करी। वो क्या, एक तो वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा अक्रॉस द रेजिस्टर्स, वो सेम रहेगा, वोल्टेज विल बी सेम अक्रॉस द रेजिस्टर्स। पहली चीज तो आप लोग ये याद रखें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस करी थी वो ये थी कि करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, करंट विल बी डिफरेंट, करंट की वैल्यू डिफरेंट होने वाली है अक्रॉस द रेजिस्टर्स। ये जो है हमारी डिफरेंट होगी करंट की वैल्यू। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करें वो ये है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो जो होगा वो इस तरीके से होगा। उसका जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे उसका फॉर्मूला जो आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का वो कुछ इस तरीके से है, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। जो रेसिप्रोकल होंगे रेजिस्टेंसेस के उनको हम ऐड करते जाएंगे अप टू 1 अपॉन आर एन। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से कंक्लूजन्स हम लोगों ने ड्राइव करे हैं। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बताता चलूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर हमने एक चीज देखी थी, वो चीज हमने ये देखी थी कि जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस था हमारे पास, जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, तो वो क्या था, वो बड़ा आ रहा था इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। यहाँ उल्टा होगा, यहाँ क्या होने वाला है हमारे पास, यहाँ की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होने वाला है कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो बड़ा आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। कैसे, ये भी देख लेते हैं हम। बिल्कुल इसको हम यहाँ पर देख लें कि ऐसा क्यों होने वाला है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो लिहाजा देखते हैं ये इसको भी कि ये किस तरीके से ऐसा होता है। तो देखें आप लोग यहाँ पर, सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये दो रेजिस्टेंसेस लिए और उनको कुछ पैरेलली इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। सो एक की वैल्यू ले ली 2 ओम और इसकी भी वैल्यू ले ली 2 ओम। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन टू इंटू 1 अपॉन टू, माफ कीजिएगा प्लस 1 अपॉन टू प्लस 1 अपॉन टू। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वही जैसे में करना होगा, यहाँ पर हम अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो वो क्या आने वाला है हमारे पास, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओम। तो लिहाजा आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो गया वो 1 ओम आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास जो है 1 ओम आ चुका है। तो अब आप देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम है और जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 और R2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 ओम। यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस बार वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर कंक्लूजन है, तो आप लोग ये याद रखें। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बिल्कुल देखो तो आज हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ओम्स लॉ के बारे में बात करी, रेजिस्टिविटी के बारे में बात करी, क्या होती है रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स,
रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उसके बारे में बात करा हमने। फिर उसके बाद हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, इन सब के बारे में बात करी। फिर हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को देखा, उनकी डेफिनेशन को देखी, उनके डेरिवेशंस को देखा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड होता है उसके बारे में देखा, कुछ उसके बारे में कंक्लूजन्स देखे। ठीक है, तो आप लोगों से लिहाजा गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, हमारी मेहनत को कामयाब करें। तो लिहाजा आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूं, तो तब तक के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है रिवाइज करें, बुक्स को पढ़ें, और इन नोट्स को कॉपी करते जाएं। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे अगली बार मिलता हूं। शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ वेरी नाइस डे।